हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन। कल की क्लास में अपनों ने कुछ राशियों का अध्ययन किया था और उन कुछ राशियों में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व के बारे में मैंने आपको बताया था। कोई भी चालक पदार्थ होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्रति एकांक आयतन चालक पदार्थ के एकांक आयतन में पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अपनों ने मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कह दिया था। उसके बाद दूसरी राशि अपनों ने माध्य मुक्त पद पढ़ी थी। इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, जब तापीय ऊर्जा प्राप्त करके तापीय चाल से गति करते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं। दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत जो दूरी होती है उसको अपनों ने माध्य मुक्त पद कहा था। उसके बाद में अपनों ने विश्रांति काल पढ़ा था। विश्रांति काल में जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तापीय ऊर्जा प्राप्त करके, तो उनको टकराने में जो समय लगता है उस समय को अपनों ने विश्रांति काल कहा था। ये रूम टेम्परेचर पे 10⁻⁻14 सेकेंड होता है, ये भी अपनों ने देखा था। उसके बाद में तापीय चाल अपनों ने देखी थी। कोई भी इलेक्ट्रॉन है, चालक पदार्थ है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा से तापमान, बाहर के तापमान से तापीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिसको अपनों ने 3/2 kT कहा था, है ना। तापीय ऊर्जा प्राप्त कर चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं, रेंडमली गति करते हैं, कोई भी किधर भी भागता है ना। और तापीय चाल से गति करते हैं, उस चाल को अपनों ने क्या कहा था? तापीय चाल कहा था। फिर मैंने आपके सामने एक डाउट ला के रख दिया था, और डाउट क्या था कि सर मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं किसी भी विलगित चालक में। विलगित मतलब जिसको बैटरी से नहीं जोड़ रखा हो, ऐसा चालक जिसको बैटरी से नहीं जोड़ रखा हो विलगित चालक होता है ना, विलगित अकेला चालक। तो विलगित चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या धारा जीरो आ रही है। धारा क्या आती है? जीरो आती है। आवेश का प्रवाह होते हुए भी क्या जीरो है? धारा जीरो है। तो मैंने आपको सोल्व करने की कहा था, उम्मीद है आपने सोल्व किया होगा। मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्यों धारा जीरो होती है। क्योंकि कोई भी अगर विलगित चालक होता है, जैसे ये कोई विलगित चालक है, विलगित चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन तो पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन तापीय चाल से गति तो करते हैं, लेकिन अगर मैं इसके एक काट क्षेत्रफल का अध्ययन करूं, ये जो तार है इसके एक काट क्षेत्रफल का अध्ययन करूं, तो एक एकांक समय में जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हैं उतने ही मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले जाते हैं। या फिर ऐसे कह दूं, जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आते हैं उतने ही मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले जाते हैं। ये तो यादृच्छिक गति करते हैं। मतलब कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वो यादृच्छिक तो होता है, लेकिन एक नियत क्षेत्रफल से, एक फिक्स क्षेत्रफल से कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो कुल प्रवाह होता है, आवेश का जो कुल प्रवाह होता है वो जीरो होता है। जितना आवेश इधर से इधर आता है उतना ही आवेश इधर से इधर चला जाता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होते हुए भी कुल आवेश का प्रवाह जो होता है वो शून्य होता है, और जबकि कुल आवेश का प्रवाह शून्य है तो धारा भी क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। इसलिए विलगित चालक में धारा नहीं आती। क्लियर? डाउट क्लियर है? ये जो एकांक काट क्षेत्रफल ले लूँ मैं, इससे जो जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आते हैं उतने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले जाते हैं, तो यहाँ पर क्यू नेट आवेश का जो टोटल प्रवाह है वो जीरो आ जाएगा, तो धारा भी कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। क्या डाउट क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन पांचवी राशि का अध्ययन करते हैं। अपनों ने 4 राशियों का अध्ययन अभी तक कर लिया है। लास्ट वाली तापीय चाल पढ़ी थी। पांचवी राशि अभी तक जो 4 राशियों का अध्ययन किया उसमें मैंने किसी पे भी बैटरी नहीं लगा रखी। अब पांचवी राशि में मैं तार पर बैटरी लगाने जा रहा हूँ, और किसी भी तार पर या किसी भी उपकरण पर बैटरी लगाने की प्रक्रिया बाइसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? बाइसिंग कहलाती है। मतलब ये कोई तार है, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, समझने में आसानी रहेगी। ये कोई ऐसे ये तार है ना, ये तार है। इस तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन अभी तक रैंडमली यादृच्छिक गति कर रहे थे, लेकिन जैसे ही अपन बैटरी लगाएंगे, बैटरी लगाना मतलब विद्युत क्षेत्र आरोपित करना, या फिर ऐसा कह दो कि विभवांतर आरोपित करना, दोनों एक ही बातें हैं। यहाँ पर मैंने क्या लगा दी? बैटरी लगा दी, सेल लगा दिया। जिससे ही तार पर बैटरी लगाए, पहली बात, तार पर या किसी भी डिवाइस पर बैटरी लगाने की प्रक्रिया बाइसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? बाइसिंग कहलाती है। इसको बाइसित कर दिया अपनों ने। क्या कर दिया?
बाईसित कर दिया, तार को अपनों ने बाईसित कर दिया, बैटरी लगा दी या विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया। आपको पता है विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है ना। तो इस तार पर इस दिशा में विद्युत क्षेत्र आरोपित होगा, है ना, और इस दिशा में विभव धीरे 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 घट रहा होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। अच्छा, और सुनते हैं। अब अपने पास जो तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते थे, जो रेंडमली गति कर रहे थे, यादृच्छिक गति कर रहे थे, उन पर पहले कोई बल नहीं लग रहा था, सिर्फ वो तापीय ऊर्जा प्राप्त करके यादृच्छिक गति कर रहे थे। लेकिन जब बैटरी लगा दी गई तो जिस तरह से क्लास में टीचर नहीं हो और बच्चे रेंडमली मूवमेंट करते हैं, और जैसे ही टीचर आता है बच्चे तुरंत अपनी लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं, वैसे ही जैसे ही बैटरी लगाते हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन तुरंत एक लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं, एक नियत दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। और नियत दिशा में व्यवस्थित होने के बाद ये प्लस इस माइनस पर आकर्षण फोर्स लगाता है, आकर्षण बल लगाता है, ये माइनस इस माइनस को धकेलता है, प्रतिकर्षण बल लगाता है। ये सारे ही एक लाइन में एक नियत दिशा में व्यवस्थित होकर गति करने लग जाते हैं, एक नियत दिशा में व्यवस्थित होकर क्या करने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं। इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा, आकर्षण होगा, नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉन ऐसे भागते हैं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में भागते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक नियत चाल से एक दिशा में व्यवस्थित होकर गति करने लग जाते हैं। पहले क्या हो रहा था, पहले सारे इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा पाकर इधर उधर यादृच्छिक मूवमेंट कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने बाइसिंग की, जैसे ही मैंने बैटरी लगाई, या ऐसा कहूँ जैसे ही मैंने विभवांतर आरोपित किया, सारे इलेक्ट्रॉन एक नियत दिशा में व्यवस्थित होकर गति करने लगे। अभी जो गति का कारण है वो दो कारण हैं। एक, इस पर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये प्लस इस माइनस को आकर्षित कर रहा है, माइनस इस माइनस को प्रतिकर्षित कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को दोनों मिलकर इधर धक्का मार रहे हैं, है ना। ये विद्युत क्षेत्र इसको अपनी ओर खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को। तो इस पर एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, दूसरी चीज तापमान भी तो है, वातावरण में तापमान है, तापमान से तापीय ऊर्जा प्राप्त करेंगे, है ना। तो वातावरण के तापमान और इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, दोनों के संयुक्त प्रभाव के कारण ये इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं, नियत चाल से इस दिशा में गति करने लगते हैं। कौन सी दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में नियत चाल से गति करने लगते हैं। इस चाल को अपवहन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवहन वेग। तो अपनी पांचवी राशि यही है, क्या, अपवहन वेग, अपवहन वेग, या कभी कभी किताब में अनुगमन वेग भी लिखा होता है, अनुगमन वेग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको कहते हैं, वी डी से डिनोट करते हैं, वी स्मॉल डी, वी डी से इसको डिनोट करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण और ताप के प्रभाव के कारण, दोनों के संयुक्त प्रभाव के कारण जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को अनुगमन वेग कहा जाता है। इस बात को अपन लिख लेते हैं। क्या लिखना है, देखिए ध्यान से, देखिए, किसी भी चालक पदार्थ में, किसी भी चालक पदार्थ पर बैटरी लगाने से, बैटरी लगाने से, है ना, उसमें पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसमें पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण, प्रभाव के कारण, है ना, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण एक नियत दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, एक निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में व्यवस्थित होकर, एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित होकर एक नियत चाल से, नियत चाल से विद्युत क्षेत्र तथा ताप के
संयुक्त प्रभाव के कारण, संयुक्त प्रभाव के कारण गति करते हैं, इस वेग को क्या कहते हैं? इस वेग को अपवहन वेग, अपवहन वेग कहते हैं, कहते हैं। इस वेग को क्या कहा जाता है? अपवहन वेग कहा जाता है। चलिए, इस वेग को क्या कहा जाता है? अपवहन वेग कहा जाता है। अब इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स की अपन चर्चा करते हैं, बल की अपन बात करते हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पर मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की बजाय एक ही इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ ताकि अपने को समझने में, वैसे होते बहुत सारे, कितने होते हैं? 1 मीटर क्यूब में 10⁻28 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लगभग, है ना? अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये माना कोई इलेक्ट्रॉन है ना? बैटरी द्वारा इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल आरोपित किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना? इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण F बराबर ये ma से गति करेगा, है ना? इसके पास कुछ न कुछ त्वरण आएगा। F बराबर किससे गति करेगा? ये ma से गति करेगा। अपनों ने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था कि Fe बराबर जो होता है वो QE होता है। Fe जो होता है वो QE के बराबर होता है, Q इंटू E के बराबर होता है। Q क्या है? Q है उस कण का आवेश जिस पर क्या लग रहा है? बल लग रहा है। E क्या है? विद्युत क्षेत्र है जिसके कारण बल लग रहा है। तो यहाँ से Fe बराबर क्या आ जाएगा? QE आ जाएगा। अब देखना, Fe की जगह मैं QE रख देता हूँ तो QE बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास? ma आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले त्वरण की बात करूँ तो त्वरण जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? QE/m, है ना? अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना चाहूँ तो आपको पता है v बराबर u प्लस at होता है। अगर प्रारंभिक वेग को 0 मान लिया जाए तो v बराबर कितना हो जाएगा? a इंटू टी, है ना? यहाँ से देखना, v बराबर a कितना है इलेक्ट्रॉन पर? QE/m, और जो समय होता है उसको अपन क्या कहते हैं? विश्रांति काल कहते हैं। यहाँ से मेरे पास वेग आ जाएगा v बराबर क्या? q की जगह, q का आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है q की जगह क्या रख दूंगा? e रख दूंगा। e इंटू E/m इंटू क्या आ जाएगा? टो आ जाएगा। e क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो यहाँ से मेरे पास अपवहन वेग का एक फॉर्मूला आ गया कि Vd बराबर जो होगा वो होगा E/m इंटू E। क्या स्थापना आपको समझ में क्लियर है? यहाँ तक देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स की मैंने बात कर ली। Fe जो लग रहा है वो ma के बराबर लग रहा है ना? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गति करेगा Fe लगने के कारण। तो Fe बराबर अपनों ने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था कि QE होता है। QE बराबर क्या हो जाएगा? ma। यहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉन का त्वरण निकाल लिया। V बराबर at से V बराबर a की जगह QE/m रख दिया, और Q कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? E के बराबर होता है, तो E/m इंटू क्या हो गया? टो हो गया। इसको सेट करके लिखा तो Vd बराबर क्या आ गया मेरे पास? E/m आ गया। क्लियर? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग का फॉर्मूला या अपवहन वेग का फॉर्मूला मेरे पास आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है ना? अच्छा, इसमें कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। क्लियर? अपवहन वेग क्या होता है? अपवहन वेग क्या होता है? समझ में आया? क्या होता है कि अगर किसी भी विलगित चालक पर बैटरी लगाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति कर रहे थे, है ना, यादृच्छिक गति कर रहे थे, रैंडमली मूवमेंट कर रहे थे, वो एक निश्चित दिशा में आकर क्या करने लग जाते हैं? गति करने लग जाते हैं। किस किस के कारण गति करते हैं? विद्युत क्षेत्र और तापमान के संयुक्त प्रभाव के कारण गति करते हैं। जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को क्या कहते हैं? अपवहन वेग कहते हैं। ठीक है? अपवहन वेग जो होता है, ये जो अपवहन वेग होता है ये विश्रांति काल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? विश्रांति काल। इस पर लगाए गए विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? इस पर लगाए गए विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है। बैटरी का विद्युत क्षेत्र कितना है उस पर भी निर्भर करता है। इतनी बातें आपको क्लियर है? क्लियर? अच्छा, एक बात और बता दूं कि चालक में रूम टेम्परेचर पर जो नॉर्मल अपवहन वेग होता है वो होता है 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। कितना होता है? 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? चालक पर जो नॉर्मल अपवहन वेग होता है वो कितना होता है? 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है? अपवहन वेग समझ में आया?
इससे आगे अपन अगली राशि का अध्ययन करते हैं। अगली राशि आती है छठी राशि गतिशीलता। गतिशीलता, गतिशीलता क्या होती है? गतिशीलता का संबंध अपवन वेग से ही है ना। गतिशीलता अपन कहते हैं एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए जो अपवन वेग होता है उसको अपन गतिशीलता कह देते हैं। जैसे ये कोई तार है, इस तार में क्या पाए जाएंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इस तार में क्या पाए जाएंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण इस दिशा में गति करते हैं, है ना। इस दिशा में गति करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में क्या प्रवाहित होगी? धारा प्रवाहित होगी। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में क्या प्रवाहित होगी? धारा प्रवाहित होगी। क्लियर। अब गतिशीलता को अपन म्यू से लिखते हैं। गतिशीलता जो होती है, गतिशीलता होती है एकांक विद्युत क्षेत्र का अपवन वेग। अगर अपवन वेग में मैं विद्युत क्षेत्र का भाग दे दूं तो मेरे पास क्या प्राप्त हो जाएगी? गतिशीलता प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है। एकांक विद्युत क्षेत्र के अपवन वेगों को क्या कह देते हैं? गतिशीलता कह देते हैं। सिंपल सा टॉपिक है। एकांक विद्युत क्षेत्र के, एकांक विद्युत क्षेत्र के अपवहन वेग को, अपवन वेग को क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता कहते हैं। एकांक अपवन वेग का और एकांक विद्युत क्षेत्र का अपवन वेग क्या हो जाएगा? VD/E हो जाएगा, है ना। यहाँ से अगर मैं VD की वैल्यू रखूँ तो VD की वैल्यू होती है E/m इंटू E, और E का अगर भाग लगा दूंगा तो E से E कैंसिल होकर म्यू बराबर मेरे पास प्राप्त हो जाएगा क्या? E/m। इतनी बात क्लियर है। एकांक विद्युत क्षेत्र के अपवन वेग को क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक है अपना, अगला टॉपिक तो क्या, अपवन वेग में अपन धारा और अपवन वेग में संबंध देख लेते हैं कि वास्तव में धारा और अपवन वेग में क्या संबंध होता है। तो देखते हैं धारा व अपवहन वेग में संबंध। ठीक है, धारा तथा अपवन वेग में क्या संबंध होता है इसकी अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा ध्यान से। अपनों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि धारा I बराबर Q/T होता है। क्या आपको याद है? याद होगा ही सही, छोटी सी बात है, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। I बराबर क्या होता है? Q/T होता है। फिर मैंने बताया था कि जो टोटल आवेश होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। I बराबर क्या, Q बराबर क्या होता है? +-NE होता है। और प्लस और माइनस कब लगाते हैं? आपने क्वांटीकरण में पढ़ा होगा। यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हो तो प्लस लगाते हैं, यदि आ रहे हो तो क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो Q की जगह मैं NE रख देता हूँ। I बराबर क्या हो जाएगा? Q की जगह क्या रख दिया मैंने? NE/T। क्या इतनी बातें आपको क्लियर है? इस बेस पे अपनों ने एक प्रश्न भी किया था पिछले वाले में। मैंने आपको n दे दिया था, आपने इलेक्ट्रॉन का आवेश का गुणा करके समय का भाग देके आपने धारा निकाली थी। क्लियर है ना। अच्छा, इससे आगे अगर मैं बात करूं तो अपनों ने मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व पढ़ा है। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे आयतन, यही होता है। एकांक आयतन में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। तो यहाँ से मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर आ जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व इंटू आयतन आ जाएगा। तो यहाँ से I बराबर n की जगह मैंने रख दिया मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व इंटू आयतन इंटू बचा मेरे पास E/T, E/T। इतनी बात क्लियर? अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। ये V क्या है? ये V आयतन है। V क्या है? आयतन। और आपको पता है आयतन, V आयतन जो होता है वो होता है एरिया इंटू लेंथ। जैसे अपन जिस तार की अपन चर्चा कर रहे हैं, जैसे ये तार है ना, इस तार में अनुगमन वेग क्या होगा? VD होगा। माना तार की लंबाई मैंने कितनी ले ली? L ले ली, और तार का ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है कितना है? A है। इसी एरिया से होकर इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसी लंबाई को इलेक्ट्रॉन पार करेगा। तो इसका जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा इसका एरिया πr² इंटू क्या? L। क्या बेलन का आयतन यही होता है? तार बेलनाकार होता है नॉर्मली। तो इसका एरिया इंटू इसकी लंबाई क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। तो आयतन बराबर मैंने क्या रख दिया? एरिया इंटू लेंथ। तो इस आयतन की जगह मैं रख देता हूँ एरिया इंटू क्या? लेंथ। तो I बराबर हो गया n, V की जगह रख दिया मैंने एरिया इंटू लेंथ, क्या बचा? E बचा अपॉन क्या? T। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अपनों ने पढ़ा था कि वेग बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अपनों ने बचपन में पढ़ा था चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। क्लियर? ये बात सबने पढ़ी होगी, है ना।
मैंने भी पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी, सबने पढ़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी क्या है जो इलेक्ट्रॉन तय कर रहे हैं, तार की लंबाई, दूरी कितनी है L। अच्छा, समय क्या है, ये समय दे रखा है L/T, तो इसको मैं चाल लिख दूंगा। और यहाँ पर चाल कौन सी आती है, यहाँ पर चाल जो आती है वो अपवन चाल आती है। इलेक्ट्रॉन की कौन सी चाल आती है, अपवन चाल आती है। तो यहाँ पर L/T को मैं क्या लिख दूंगा, VD लिख दूंगा, अपवन चाल लिख दूंगा। दूरी बटा समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, तो VD बराबर हो जाएगा क्या, दूरी बटा समय। दूरी कौन सी है, जो इलेक्ट्रॉनों तय की, मतलब तार की लंबाई को तय कर रहे हैं, समय जो उसमें लगा। तो यहाँ से मेरे पास I का जो है वो फॉर्मूला आ जाएगा, I बराबर N क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, A क्या है, विद्युत क्षेत्र, और VD क्या है, अपवन वेग। L/T को मैंने क्या लिख दिया, VD लिख दिया। ये मेरे पास धारा और अपवन वेग में संबंध स्थापित हो गया। धारा और अपवन वेग एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अगर अपवन वेग में वृद्धि होगी तो धारा में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। इतनी बात क्लियर है। अपवन वेग में कमी होगी तो धारा में भी क्या होगी, कमी होगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, धारा तथा अपवन वेग में संबंध समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। देखिएगा, I बराबर Q/T होता है, Q बराबर NE होता है, Q की जगह मैंने NE रख दिया, NE/T हो गया। अच्छा, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है तार के एकांक आयतन में पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते थे। यहाँ से N बराबर मेरे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व इंटू आयतन आ गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व इंटू आयतन मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो I बराबर क्या हो गया, NeV/T। अब देखिएगा, आयतन जो होता है वो क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है। तो आयतन की जगह मैंने एरिया इंटू लेंथ रख दिया, दूरी बटा समय को मैंने चाल कर दिया। यहाँ से मेरे पास एक फॉर्मूला स्थापित हो गया। क्या फॉर्मूला स्थापित हो गया, I बराबर NeA/VD। ये धारा तथा अपवन वेग में संबंध होता है। धारा तथा अपवन वेग में क्या संबंध होता है, I बराबर क्या होता है, NeA/VD। यहाँ तक आपको क्लियर है, क्लियर। तो अपनों ने 6 राशियाँ टोटल पढ़ ली है। धारा तथा अपवन वेग में भी संबंध देख लिया है, अपवन वेग भी अपनों ने पढ़ लिया है, गतिशीलता अपनों ने पढ़ ली है। उससे पहले अपनों ने मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व की चर्चा की थी सबसे पहले, फिर अपनों ने माध्य मुक्त पथ पढ़ा है, फिर अपनों ने विश्रांति काल पढ़ा है। विश्रांति काल के बाद में अपनों ने तापी चाल पढ़ी थी, ताप के कारण आने वाली चाल। फिर अपनों ने अपवन वेग पढ़ा था, है ना। अपवन वेग के बाद में अपनों ने गतिशीलता पढ़ी है। एकांक विद्युत क्षेत्र के अपवन वेग को क्या कह देते हैं, गतिशीलता कह देते हैं। और धारा तथा अपवन वेग में आपको संबंध समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 7वीं राशि की अगर मैं चर्चा करूँ तो 7वीं राशि जो है, 7वीं राशि है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप स्टार्ट मार्क कर लेना। 7वीं राशि है धारा घनत्व। क्या है, धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है, इसको समझते हैं। धारा घनत्व, अपनों ने घनत्व पे बहुत सारी चर्चा कर ली है, तो धारा घनत्व आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। द्रव्यमान घनत्व मैंने आपको बताया था। द्रव्यमान घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या कहते हैं, द्रव्यमान घनत्व कहते हैं। M/V क्या हो जाता है, द्रव्यमान घनत्व हो जाता है। अच्छा, अपनों ने मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व पढ़ लिया है। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। ऐसे अपनों ने इलेक्ट्रोस्टेट में 3 घनत्व पढ़े थे, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतनीय आवेश घनत्व। याद हो तो यहाँ आए, वरना वहाँ पे जाकर वापस पढ़े। आ रही बात समझ में। तो अपनों ने मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व पढ़ लिया। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं क्या, धारा घनत्व की। धारा घनत्व क्या होता है, ये कोई भी तार है ना, तार है, ठीक है। तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इस पर बैटरी आरोपित करता हूँ तो मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में यदि आवेश का प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में एक धारा उत्पन्न होती है, I धारा। और वो I धारा जो प्रवाहित होती है इस तार की पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रवाहित होती है, ठीक है। ये तार का जो क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो तार के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इस एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से जितनी धारा प्रवाहित होगी, जितनी धारा प्रवाहित होगी, इस एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से जितनी धारा प्रवाहित होगी उसको अपन क्या कह देंगे, धारा घनत्व कह देंगे। धारा घनत्व को J से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, J से। तो यहाँ पे मेरे पास धारा घनत्व का एक फॉर्मूला आ जाएगा, J बराबर I/A। इतनी बात क्लियर है। J बराबर क्या आ जाएगा, I/A। धारा घनत्व क्या हो गया, J बराबर I/A। क्लियर। अच्छा देखिएगा, तार के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व जो होता है वो कैसा भी तार हो, सब जगह एक समान होता है। धारा घनत्व हमेशा एक समान होता है। आ रही बात समझ में। यहाँ से अगर मैं धारा घनत्व की परिभाषा लिखूँ तो क्या लिखूँगा, तार के एकांक
अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तार के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं। अच्छा, यहाँ से J बराबर I बटे A होता है, तो I बराबर हो जाएगा क्या? J डॉट A। ठीक है, I बराबर क्या हो जाएगा? J डॉट A। ये J जो होती है ये सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। J क्या है? सदिश राशि है। J क्या है? सदिश राशि है। इसकी दिशा धारा की दिशा में होती है। किसकी दिशा में होती है? धारा की दिशा में होती है। अच्छा सुनो, J इसलिए सदिश नहीं है क्योंकि धारा सदिश है। धारा तो अदिश राशि होती है। J इस क्षेत्रफल की वजह से सदिश होती है। किसकी वजह से सदिश होता है? क्षेत्रफल की वजह से सदिश होता है। यहाँ से I बराबर मेरे पास क्या आ गया? J डॉट A। क्षेत्रफल भी सदिश और धारा घनत्व भी क्या है? सदिश है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल अदिश प्राप्त होता है। धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अच्छा, यहाँ से सुनिए, अपनों ने एक और इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था कि फाई बराबर क्या होता है? E डॉट A। ऐसा अपनों ने पढ़ा था। I बराबर J डॉट A, फाई बराबर E डॉट A। ये क्या है? ये विद्युत फ्लक्स है। किसका फ्लक्स है? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स है ना। ये विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। और ये क्या है? क्षेत्रफल है। ये क्या है? क्षेत्रफल है। तो फाई को विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स कहते हैं। फाई को विद्युत क्षेत्र का क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। वैसे ही I को धारा घनत्व का फ्लक्स कहते हैं। I को धारा घनत्व का क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। मतलब धारा को धारा घनत्व का क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। कभी कभी धारा ना पूछ के धारा घनत्व का फ्लक्स पूछ लेता है, अपने को पता ही नहीं चलता है ना। तो धारा को धारा घनत्व का क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। लिख लेते हैं, धारा को धारा घनत्व का फ्लक्स कहा जाता है। धारा को धारा घनत्व का क्या कहा जाता है? फ्लक्स कहा जाता है। याद रहेगा। चलिए, धारा को धारा घनत्व का क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। अच्छा, धारा घनत्व का फ्लक्स कह दिया अपनों ने। जैसे फाई बराबर E डॉट A होता है, वैसे I बराबर क्या होता है? J डॉट A होता है। अब एक बात आपको ध्यान रखने योग्य है, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब वो क्षेत्रफल लेना है जो धारा के लंबवत हो। धारा की क्या हो? लंबवत हो। यहाँ पे मैंने तार बेलनाकार लिया है, हो सकता है तार घनाभाकार आ जाए, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे समझिए, ये माना ऐसा कोई तार आ गया, है ना। ऐसा कोई क्या है? तार है। देखेगा ध्यान से। और धारा इस तार में S से बह रही है। धारा कैसे बह रही है? S से बह रही है ना। इस क्षेत्रफल को ना मैं अगर नाम दे दूं तो ये पहला, ये वाला, दूसरा इधर वाला, ऊपर वाला जो वो तीसरा नाम दे देता हूँ, नीचे वाले को क्या नाम दे देता हूँ? चौथा। उधर पीछे वाले को पांचवा नाम दे दिया और इधर वाले कौन सा नाम दे दिया? छठा नाम दे दिया। धारा की दिशा ये है। धारा के प्रवाह की दिशा कैसी है? ये है। अगर धारा इस दिशा में बह रही है तो इसके लंबवत जो क्षेत्रफल होगा वो पहला और कौन सा होगा? दूसरा होगा। पहला और कौन सा होगा? दूसरा होगा। तो J निकालते समय मैं ध्यान रखूंगा कि धारा के लंबवत क्षेत्रफल लेना है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लेना है। अगर यहीं पर मैं धारा की दिशा उल्टी कर दूं, धारा की दिशा को बदल दूं, अगर धारा की दिशा ऐसे हो जाए, देखना ध्यान से, अगर धारा की दिशा इसकी बजाय ऐसे हो जाए, इस दिशा में धारा प्रवाहित होने लग जाए, तब मैं इस धारा के लंबवत क्षेत्रफल मतलब 3 और 4 का उपयोग करने वाला हूँ। आपको समझ में आ रहा है ना कौन सा क्षेत्रफल लेना है? इतनी बात क्लियर है। तो धारा को धारा घनत्व का फ्लक्स कहते हैं। धारा घनत्व क्या होता है? तार के एकांक काट क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। क्लियर। धारा घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अपनों ने अभी धारा तथा अपवन वेग में संबंध पढ़ा था। क्या संबंध आया था अपने पास? धारा तथा अपवन वेग में जो संबंध आया था वो आया था I बराबर NEAVD। ठीक है। अगर यहाँ से मैं A को I के नीचे पहुँचा दूँ तो ये हो जाएगा I बटे A बराबर NEVD। क्लियर। I बटे A बराबर क्या हो जाएगा? NEVD। I बटे A अभी अपने पास आ गया सातवीं राशि क्या है? धारा घनत्व बराबर क्या हो गया?
NEVT। तो ये एक और संबंध आ गया अपने पास धारा घनत्व तथा अपवन वेग में। क्लियर। अच्छा और सुनो, अगर मैं VD की यहाँ पर वैल्यू रख दूँ, अपवन वेग की अपने पास वैल्यू थी, अपवन वेग की वैल्यू क्या होती है E/m × E। अभी अपनों ने अपवन वेग पढ़ा था इससे जस्ट पहले। अगर यहाँ पर अपवन वेग की मैं वैल्यू रख दूँ तो J बराबर मेरे पास आ जाएगा NE/m × E। ये मेरे पास प्राप्त हो जाएगा J बराबर NE²/m × E। इतनी बात क्लियर है। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं कि J बराबर सिग्मा E भी होता है। क्या होता है? सिग्मा E। ये आप आगे पढ़ोगे अच्छे से। J बराबर क्या होता है? सिग्मा E। अगर इस इक्वेशन से मैं इसकी तुलना करूं तो J बराबर सिग्मा E भी होता है। E से E मिल गया, मतलब सिग्मा बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा? सिग्मा बराबर आ जाएगा NE²/m। 7वीं के बाद 8वीं और 9वीं राशि में इसी की चर्चा करने वाला हूँ, सिग्मा और रो। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है विशिष्ट चालकता। सिग्मा क्या होती है? पदार्थ की विशिष्ट चालकता होती है। सिग्मा के उल्टा एक और होता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध, या उसको कहते हैं प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। इतनी बात क्लियर है। यहाँ से J बराबर सिग्मा E और J से मेरे पास एक और फॉर्मूला आ गया किसका? सिग्मा का, कि सिग्मा बराबर क्या होता है? NE²/m होता है। अच्छा I बराबर NEVD होता है। मैंने A को नीचे ले लिया था, I/A बराबर क्या हो गया? NEVD हो गया। I/A को मैंने क्या लिख दिया? NEVD लिख दिया, J लिख दिया। यहाँ पे I/A की जगह क्या लिख दिया? J लिख दिया। और J की यहाँ VD की जगह मैंने VD की वैल्यू रख दी। क्या हो गई? E/m × E। इसको सोल्व किया, क्या आ गया? J बराबर NE²/m × E। और अपने को पता है J बराबर क्या होता है? सिग्मा E। इससे तुलना करने में अपने को सिग्मा बराबर क्या प्राप्त हुआ? NE²/m। ये सिग्मा क्या होता है? ये सिग्मा है विशिष्ट चालकता। क्या है ये? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता का उल्टा होता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इन सारी 8वीं और 9वीं राशियों पे चर्चा मैं इसके बाद करूँगा। तो क्या आपको धारा घनत्व समझ में आया? धारा घनत्व के प्रश्न अपन अगली क्लास में करेंगे। क्या आपको धारा घनत्व समझ में आया? क्लियर हुआ? अच्छा सुनिए ध्यान से, देखिए आगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ धारा घनत्व का मात्रक। क्लियर है आपको? है ना? धारा घनत्व का मात्रक क्लियर है, एम्पियर/मीटर² होता है। तार के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। चलो एक दो प्रश्न आप कर ही लीजिए यहाँ पर, है ना? एक दो प्रश्न अपन देख ही लेते हैं धारा घनत्व के ऊपर। प्रश्न देखिए, प्रश्न जैसे एक तार से बहने वाली धारा, एक तार से बहने वाली धारा 10 एम्पियर है यदि तार की त्रिज्या, तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की त्रिज्या, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो तो धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? देखना ध्यान से। ये कोई तार है ना? ये क्या है? कोई तार है। तार की त्रिज्या दे रखी है कितनी? 2 सेंटीमीटर। तार से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी हो रही है? 10 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर? तार से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी हो रही है? 10 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखिएगा J निकालना है तो J बराबर क्या होता है? I/A। और इस बेलन का ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? A बराबर πr² हो जाएगा। ठीक है। अच्छा पाई की जगह पाई रख दिया, आर की जगह आर रख दिया। 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदला, 10⁻² कर दिया और उसका क्या? स्क्वायर किया। ठीक है। आपको सेंटीमीटर को मीटर में, किलोमीटर को मीटर में, ये सारी चीज़ें बदलना आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप बेसिक मैथ जाके पढ़ें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, अच्छे से उसको पढ़ें। फिर यहाँ पर देखें। अच्छा सुनो, कितना हो जाएगा ये? एरिया बराबर ये हो गया पाई 2 का स्क्वायर कितना? 4, 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴। ये आ गया 4 पाई × 10⁻⁴ आ गया मेरे पास। क्लियर? तो J यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो कितना आ जाएगा? I कितनी? 10 एम्पियर और ये कितना? 4 पाई × 10⁻⁴ मीटर², है ना? और ये क्या हो गया? एम्पियर हो गया। क्लियर? ये 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो 10 × 10⁻+4 हो जाएगा, बट्टे कितना? 4 पाई, है ना? अच्छा इधर देखिए, 10 × 10⁻⁴ मतलब 10⁻⁵ बट्टे 4 पाई एम्पियर/मीटर²। ये अपने पास क्या प्राप्त हो गया?
धारा घनत्व प्राप्त हो गया। अच्छा, इसकी दिशा धारा की दिशा में होगी, क्योंकि धारा घनत्व कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, मैं इसको सदिश रूप में भी आपको प्रश्न दे सकता हूँ, है ना। मैं क्षेत्रफल को सदिश रूप में दे दूँ, धारा घनत्व को सदिश रूप में दे दूँ और आपसे धारा पूछ लूँ, है ना। धारा घनत्व का फ्लक्स पूछ लूँ, क्योंकि धारा को धारा घनत्व का फ्लक्स कहते हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं आराम से। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं धारा घनत्व के बाद में। उम्मीद है आपको धारा घनत्व समझ में आ गया होगा, है ना। धारा घनत्व से पहले अपनों अपवन वेग तथा गतिशीलता पढ़ ली है।